दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो हम लोग बीपीएससी 72 और बीपीएससी टीआरई 4.0 को देखते हुए टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला जो चालू किए हैं उसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक देखेंगे। तो पहला है, वर्ष 1936-38 के दौरान मुंगेर जिले में चलाया गया बढ़ैया टाल या बकास्त आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो जो बढ़ैया टाल और बकास्त आंदोलन था, इसका नेतृत्व जो था वो कार्यानंद शर्मा ने किया था। इसके बारे में मैं आपको बताते चलूं कि मुंगेर के बढ़ैया टाल में जमींदारों द्वारा जो जमीन कब्जा की गई थी, किसानों के स्व अधिभूत या भूमि यानी बकास्त भूमि को वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा के एक ऐतिहासिक सफल आंदोलन चलाकर इसके वापसी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो स्वतंत्र शासक कौन थे जिसके समय गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ था। तो हरि सिंह देव जो थे वो तिरहुत और मिथिला के कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं के समय गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था और हरि सिंह देव इसके बाद अपनी राजधानी छोड़कर नेपाल भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता आचार्य जेबी कृपलानी बिहार के किस कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो ये लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। और जब अप्रैल 1917 में मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहां पे जेबी कृपलानी और छात्रों द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 104, 1857 के महान विद्रोह के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखते हुए कहाँ समांतर सरकार स्थापित की थी। तो आप ध्यान देंगे, कैमूर की पहाड़ियों में इन्होंने अंग्रेजों को बहुत थकाया था और वहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करके जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, पहाड़ों का लाभ उठाकर अंग्रेजों को बहुत नुकसान किया था। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम महावीर स्वामी जी का परिनिर्वाण मोक्ष जो है वो बिहार के किस जिले स्थान पर हुआ है। तो ये पावापुरी, जो कि पावापुरी नालंदा में है, वहीं पे इनका मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में, जैसा कि मान्यता है, नालंदा जिले के पावापुरी में कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ। और यह जल के बीच स्थित जल मंदिर जैन धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ है। आगे 106 है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किस मगध शासक ने किया था। तो अजात शत्रु ने। और राजगीर में प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो अजात शत्रु बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसी संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक जो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और उसने वैवाहिक संबंधों जैसे कोसला, चलना, मद्र और कूटनीति के माध्यम से मगध साम्राज्य के विस्तार को मजबूत आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए बनाई गई प्रारंभिक आयोजन समिति के मुख्य रूप से कौन शामिल थे। तो स्टार्टिंग में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और राम नंद मिश्रा जी शामिल थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी और 1934 में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका औपचारिक और विस्तृत जो गठन हुआ था वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, हड़प्पा सभ्यता का वह प्रसिद्ध नगर जो तीनों भाग दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था, जहां पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, वो कौन सा है। तो धोलावीरा में रेन हार्वेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रसिद्ध सूर्य देव सवित्र की समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो आप ध्यान देंगे, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। टोटल मंडल पूछेगा तो 10 हैं और 1028 सूक्त हैं। और नवम मंडल में पूर्णतः जो देवता सोम को समर्पित है नवम मंडल, इसको भी ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मौर्यकालीन सुव्यवस्थित प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। तो क्रिमिनल केसेस जैसे फौजदारी न्यायालय होता है, तो कंटक शोधन न्यायालय इसी से संबंधित है। अब देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय और एक थे कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय में थी सिविल मामलों के लिए और कंटक शोधन में था फौजदारी क्रिमिनल मामलों के लिए। इसमें राज्य और नागरिकों के मध्य विवाद सुलझाए जाते थे।
क्वेश्चन नंबर 112 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक विकास और किसानों की अग्रिम ऋण देने हेतु दीवान अमीर कोही की विभाग की स्थापना की? दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था। इसके बारे में बता दूं कि कृषि में सुधार लाने, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने और अकाल स्थिति से निपटने के लिए इसने दीवान अमीर कोही नामक एक सर्वथा पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है, मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी की स्थापना किन दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, ब्रिटिश प्रसिद्ध ढांचे को सुदृढ़ करने और भारत में अस्थायी नागरिक सेवाओं को नींव रखने के कारण भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इन्होंने ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया और भारत में अस्थायी नागरिक सेवाओं की नींव रखी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूंकने हेतु किस तिथि को साबरमती आश्रम में दांडी मार्च प्रारंभ किया? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप देखेंगे ए में है, और ये 6 अप्रैल 1930 को आप देखेंगे कि नमक कानून तोड़कर इसको खत्म किया गया था। ठीक है, तो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी। और टोटल इसमें अनुयायी 78 शामिल थे। गांधी जी को लेकर पूछेगा तो 79 हो जाएंगे, यानी कि 79। 24 दिन तक ऐतिहासिक पैदल यात्रा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले बदनाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लगा था, किस उदारवादी वायसराय ने पूर्णतः निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था, और ये लॉर्ड लिंटन के द्वारा लाया गया था। 1878 में लाया गया था, और उसके बाद 1882 में बहुत विद्रोह हुआ। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस वामपंथी संगठन की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 118 नंबर है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशक्त क्रांति का संचालन करने हेतु वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाला हरदयाल और सोवर सिंह भाकना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और इस पार्टी ने गदर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जो क्रांतिकारी विचारों को संवाहक बना। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा इसका तो ध्यान रखेंगे सोवन सिंह भकना थे, और संस्थापक में महासचिव लाला हरदयाल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के संवैधानिक जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, संविधान के उल्लंघन हेतु महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, शुरू की जा सकती है। ठीक है, और इसके लिए 14 दिन की पूरे नोटिस देना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार को कानूनी मामलों की सलाह देने हेतु एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो 165 अनुच्छेद नंबर है, इसके तहत ही आप ध्यान देंगे कि जो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल का होता है और एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का होता है। तो राज्य के लिए एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसका जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है। तो अनुच्छेद आप 165 याद रखेंगे। और केंद्र में अटॉर्नी जनरल जो 76वें अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 121 से, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित कर दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो 17 नंबर ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 17 है, इसी के तहत इसको बैन कर दिया गया, छुआछूत को, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत। इसको आप ध्यान रखेंगे। 122 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजनीतिक लाभ हेतु दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का विशेष प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। ठीक है, इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और 92वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन को की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विवादित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति इसका फैसला लास्ट में लेता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार दल बदल, जो कि 10वीं अनुसूची के तहत सदन के अध्यक्ष द्वारा तय होता है, इसके अतिरिक्त किसी अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन आयोग की राय लेनी होती है, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू होने के उपलक्ष्य में
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है और ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था पूरे देश में और जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद देश की संसद को समय और परिस्थिति के अनुकूल संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की सीमित शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 368 है संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है और इसमें संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति इसी के थ्रू प्रदान की जाती है। केशवानंद भारती जो विवाद हुआ था 1973 में, तो इसमें संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 368। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, भारत में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की औपचारिक नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, राज्यपाल इसका शपथ दिलाता है। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको ध्यान रखेंगे। नंबर 127 है, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है जो नेपाल के साथ एक लंबी सामरिक सीमा साझा करता है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। अब देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण है ये बिहार के साथ जो है सबसे लंबी, नेपाल के साथ माफ करिएगा, सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है और इसे अब देखेंगे तो ये सीधा उत्तर प्रदेश से सीधे नेपाल देश से लगती है। कुछ सीमा आप देखेंगे जो पश्चिमी चंपारण का उत्तर प्रदेश से है और जो उत्तर साइड वाला है वो नेपाल से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, बिहार की कौन सी अत्यंत चंचल और तीव्र प्रवाह वाली नदी अपनी अत्यधिक गाद जिसको स्लिट बोलते हैं और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण बिहार का शोक कही जाती है? तो कोसी नदी है जो बिहार के शोक के लिए प्रसिद्ध है, ये मार्ग बदलने में माहिर है। 129 है, उत्तरी बिहार के मैदानी भाग को मिट्टी के वर्गीकरण के अंतर्गत पुरानी जड़ और चूना युक्त बाल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो बाल सुंदरी मिट्टी और पुरानी जलोढ़ जो है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 130 है, बिहार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संचालित कोयला आधारित प्रमुख कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन राज्य के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है एनटीपीसी, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार के किस जिले में प्राकृतिक आर्द्रभूमि और जैव विविधता से समृद्ध प्रसिद्ध अनुपम झील स्थित है जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है? तो ये आप ध्यान देंगे कैमूर जिला में ही है, इसी के नाम पर है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कैमूर और भभुआ। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित एक खूबसूरत प्राकृतिक झील है। यह झील प्राकृतिक कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के घने जंगलों के बीच स्थित है, बहुत खूबसूरत है। ध्यान रहे कांवर झील पूछेगा तो बेगूसराय में स्थित है जो सबसे बड़ी गोखुर झील है। 132 नंबर है, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में अवस्थित दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका जो पहला दर्ज विस्फोट है वो 1787 में हुआ था। नरकोंडम द्वीप पूछेगा तो ये डोरमेंट है, मतलब कि सुषुप्त है। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत की प्रमाणिक समय गणना करने वाली भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती? तो ये झारखंड से होकर नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये पांचों राज्य आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह बिहार और झारखंड से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व के महासागरीय नीतल की भूआकृतियों के अंतर्गत प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच। ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात या गोरसप्पा महात्मा गांधी प्रपात किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, इसको आप ध्यान रखेंगे। 136 नंबर देखेंगे, भौगोलिक रूप से प्रसिद्ध पाक जल डमरू मध्य जिसको पाक क्षेत्र बोलते हैं, किन दो देशों की समुद्री सीमा एक दूसरे को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तर प्रांत के जाफना प्रायद्वीप के बीच स्थित है, एक संकीर्ण जलमार्ग है। यह पूर्वोत्तर के पाक खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 137 है, पृथ्वी द्वारा अपनी काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमने की प्रक्रिया घूर्णन गति के कारण मुख्य रूप क्या होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, डे और नाइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए रोटेशन जो घूर्णन होता है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन और जो विपरीत भाग होता है वहाँ रात होती है। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन पूछ देगा तो पृथ्वी के चारों ओर जब परिक्रमण होता है, रिवोल्यूशन होता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 138 है, भारत में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बाद आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको एलपीजी मॉडल बोलते हैं, कि नीति किस वर्ष आर्थिक आधिकारिक रूप से लागू की गई थी? तो 1991 में आधिकारिक रूप से मनमोहन सिंह के द्वारा लागू की गई थी और उस टाइम प्रधानमंत्री थे
नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जुलाई 1991। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत प्रयुक्त रेपो रेट शब्द निम्नलिखित में से किस वित्तीय प्रक्रिया को परिभाषित करता है? तो रेपो रेट ध्यान रखिएगा वह होता है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक जो होती है वो आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं, कुछ समय सीमा के लिए ऋण लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। 140 नंबर है, भारत में ग्रामीण अवसंरचना और कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड की स्थापना 1982 में किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि, लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योग के विकास हेतु ऋण प्रवाह को विनियमित करना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त प्रसिद्ध सांख्यिकीय उपकरण लॉरेंज कर्व जो होता है, लॉरेंज वक्र के माध्यम से मुख्य रूप से किसका मापन किया जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है। समाज में आय और धन के वितरण की असमानता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र का यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो हो गया सी हो जाएगा। देखिए, लॉरेंज वक्र की खोज 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने की थी। यह किसी देश के लोगों के बीच के, आप ध्यान देंगे, आय और धन के वितरण की असमानता के ग्राफ को माध्यम से दर्शाता है। इसी वक्र के गणितीय मूल्य को गिनी गुणांक, जिसको गिनी कोफिशिएंट बोला जाता है। 142 है, नेत्र दोष के अंतर्गत निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो दूर जब भी बोले दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। मायोपिया में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, और दूर की वस्तुएं जब धुंधली दिखती हैं तो होता क्या है कि प्रतिबिंब पर रेटिना के आगे आप देखेंगे वो जो मोटी परत बन जाती है। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस जो डाइवर्ज करता है प्रतिबिंब को आपस रेटिना पर केंद्रित करने के लिए, इसका हम यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 है, दैनिक रसोई घर या खाद्य परिरक्षण प्रिजर्वेशन में प्रयुक्त होने वाला सिरका मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। ठीक है। और एक खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, सिरका मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल जिसमें 4 से 8% तक का जलीय विघटन होता है एथेनोइक एसिड का। यह खट्टा स्वाद और तीखी गंध होती है। इसका उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने, अचार आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में फलों को कृत्रिम रूप से तेजी से पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन और एथिन गैस का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे। मैं बता दूं कि एथिलीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है, और कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस का उपयोग बंद कमरों में फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये प्रतिबंध होने के बावजूद इसका उपयोग होता है, और कैल्शियम कार्बाइड नमी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है, मानव शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग ग्रंथि के द्वारा होता है? तो पैनक्रियाज के द्वारा होता है। ग्लूकोज के स्तर को जो नियंत्रित करने वाला इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव इसी ग्रंथि से होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पैनक्रियाज की लैंगर हैज की दीपिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होता है, और इसी कमी से ही ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसे मधुमेह रोग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे करंट के कुछ क्वेश्चन। मई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिहार का कौन सा नगर निगम 5 स्टार कचरा मुक्त यानी गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग हासिल करने की दिशा में अग्रणी शहर घोषित हुआ है? तो पटना नगर निगम, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत वर्ष 2026 के अंत में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक COP31 जलवायु सम्मेलन की आधिकारिक मेजबानी किस देश को मिलने की पुष्टि की गई है? इसके लिए भारत ने मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की थी, तो ये भारत है। ठीक है, भारत को ही मिलने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार सरकार के खेल विभाग द्वारा जनवरी 2026 में ग्रामीण प्रतिभा को वैश्विक मंच देने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास योजना 2.0 के तहत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस आधुनिक खेल और संरचना के निर्माण को अनिवार्य स्वीकृति दी गई है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ओपन जिम सह आधुनिक खेल मैदान। ये जनवरी 2026 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है 149, फरवरी मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी निम्नलिखित में से किन 2 एशियाई देशों द्वारा सफलतापूर्वक की गई? ये भारत और श्रीलंका है, तो आपको पता होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा मार्च 2026 में अधिसूचित व्यापक वायु कार्य योजना के तहत राज्य के शहरी नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अपडेट प्रदान करने हेतु किन शहरों में क्लीन एयर डैशबोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राज्य के सभी 38 जिलों में, ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करने को कहा गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।